नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और सबसे पहले बात कोरोना संक्रमण के खत्म होने के साथ सरकार के द्वारा दी गई छूट की। दरअसल कोरोना संक्रमण खत्म होने के बाद सरकार ने बड़ी छूट का ऐलान किया है। जो पाबंदियां लगाई गई थी उनमें से ज्यादातर को सरकार ने अब खत्म कर दिया है। राज्य में अब तो ना नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा और ना ही बाजार पर किसी तरह की पाबंदी रहेगी। क्या कुछ फैसले लिए गए हैं वो हम आपको बताते हैं। 8वीं तक के विद्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। साथ ही साथ 9वीं से ऊपर के स्कूल 100% उपस्थिति के साथ खोले जाएंगे। यानी कि स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति 8वीं तक की बात करें तो वह 50% होगी और 9वीं के ऊपर की कक्षाएं पूर्ण रूप से खोल दी गई है। सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खोले जाएंगे। टीका के लिए गेस्ट को ही कार्यालय में प्रवेश करना होगा। इसके साथ साथ दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल ये सभी जगह खोल दिए गए हैं। पार्क, उद्यान सुबह 6 बजे से लेकर शाम तक खुले रहेंगे और इसके साथ साथ सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्टेडियम ये सभी आधी क्षमता के साथ खुलेंगे। स्विमिंग पूल की बात करें, रेस्टोरेंट में खाने जाने की बात करें, ये सारी दुकानें आधी क्षमता के साथ खुलेंगी। साथ ही साथ अलग अलग कार्यक्रमों की बात करें, सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन स्थल पूरी तरह से सावधानी के साथ खोले जाएंगे। तो ये तमाम छूट है जो राज्य सरकार की तरफ से दिए गए हैं। पूर्ण रूप से अगर विद्यालयों के खोलने की बात करें तो 9वीं तक की से ऊपर के जो छात्र हैं वो पूर्ण रूप से विद्यालय जा सकेंगे। सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुलेंगे। टीका लिए गेस्ट को ही कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। साथ ही साथ दुकान, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल ये सभी जगहें खुली रहेंगी। पाबंदियों पर यह बड़ा फैसला राज्य सरकार की तरफ से लिया गया है। रेस्टोरेंट अगर आप जाना चाहते हैं तो वहां भी आप जा सकते हैं, लेकिन आधी क्षमता के साथ इन्हें खोला गया है। सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन स्थल पर सभी सावधानियों के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है। तो ये बड़ी छूट राज्य सरकार की तरफ से कोरोना के आंकड़ों को कम मद्देनजर रखते हुए ये फैसले लिए गए हैं। ये पाबंदियां कम की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की अहम बैठक हुई और इस बैठक में कोरोना को लेकर जो पाबंदियां लगाई गई थी बिहार में उसमें राहत दी गई है। जो फैसला लिया गया है क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा उसके अनुसार 8वीं कक्षा तक अब सारे क्लासेज जो है छात्रों की 50% उपस्थिति के साथ आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा 9वीं कक्षा से ऊपर के जो क्लासेज हैं वह 70% छात्रों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा सभी जो कोचिंग संस्थान हैं वो खुल जाएंगे, कॉलेज खुल जाएंगे, यूनिवर्सिटी जो है वो सभी खुल जाएंगे और निश्चित तौर पर छात्रों को और अभिभावकों को एक बड़ी राहत मिली है सरकार के इस फैसले से। इसके अलावा जो सरकारी कार्यालय हैं अब प्रतिदिन सामान्य रूप से खुल सकेंगे और केवल जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया है वही कार्यालय में प्रवेश कर सकेंगे। इसके अलावा सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल और धार्मिक संस्थान भी अब पहले की तरह खुल सकेंगे। इसमें एक फैसला ये लिया गया है कि इसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन किया जाएगा और लोग मास्क लगाकर आएंगे। और जो पार्क और उद्यान है उनको लेकर भी फैसला लिया गया है कि सुबह 6 बजे से 2 बजे तक सभी पार्क जो है वो खुल जाएंगे। और इसके अलावा सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्टेडियम और दूसरे जो रेस्टोरेंट हैं वो भी खुल जाएंगे और आगंतुकों के साथ है जो 50% उपस्थिति होगी इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी होगा। जिला प्रशासन की अनुमति के बाद सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक और मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक जो आयोजन है वो अब पहले की तरह हो सकेंगे। और एक और जो अहम फैसला लिया गया है कि जो श्राद्ध है या फिर जो वैवाहिक कार्यक्रम है उसमें अधिक से अधिक 200 लोग जो है वह उपस्थित रह सकेंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत सरकार ने दी है आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के माध्यम से। और सरकार ने अपील भी की है लोगों से कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और मास्क का हर हाल में प्रयोग करें। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर छात्र जेडीयू के कार्यकर्ता हर घर दस्तक विशेष हस्ताक्षर अभियान के साथ सड़कों पर उतरे। अभियान के तहत देश के प्रधान बिहार पर दे विशेष ध्यान मुहिम चलाकर लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये अभियान 8 फरवरी तक चलेगा।
बिहार के राजनीतिक गलियारों में लगातार बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दिलाने की मांग को लेकर के बयानबाजी चल रही है और इसी बीच छात्र जदयू के जो युवा कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सड़कों पर उतरे हैं और एक कार्यक्रम वो चला रहे हैं जिसका नाम है कि हर घर दस्तक विशेष हस्ताक्षर। और इसके तहत वो एक मुहिम चला रहे हैं कि देश के प्रधान बिहार पर दें विशेष ध्यान, और इसी के तहत वो हर लोगों तक पहुंच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितने लोगों को वो जोड़ पाएं इस मुहिम से, और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर के जो लगातार मांग उठ रही है उसी को लेकर के ये सड़कों पर उतरे हैं। हम लोग हर घर दस्तक विशेष हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और यह केंद्र सरकार को आगाह कर रहे हैं कि अगर आप विशेष राज्य के दर्जा पर अपना स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो आने वाले दिनों में पूरे बिहार भर में हम लोग यह विशेष हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और जो विशेष हस्ताक्षर रहेगा वो हम लोग पीएम के पास भेजने का काम करेंगे। ये जो जदयू के छात्र कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सड़कों पर उतरे हैं विशेष राज्य के दर्जे को मांग को लेकर के, और ये 3 दिनों का सांकेतिक जो है ये इनका अभियान चल रहा है। इनका कहना है कि अगर केंद्र सरकार जो है वो कोई स्पष्टीकरण नहीं देती है इस पर, तो फिर ये पूरे राज्य भर में विशेष अभियान चलाएंगे और राज्य भर के लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के इनके साथ बिहार की जनता जुड़े। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रोहिणी, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, खगड़िया से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 गुटों के बीच फायरिंग हुई है और गोली लगने से एक व्यक्ति घायल हो गया है, जिसे इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये पूरी घटना मानसी थाना के रोहियार गांव की है। तो बड़ी खबर आपको खगड़िया से बता रहे हैं, जहां सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 गुटों में फायरिंग हुई और गोली लगने से एक व्यक्ति घायल हो गया है, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मानसी थाना के रोहियार गांव की ये पूरी घटना है। तो कल सरस्वती पूजा थी और आज मूर्ति का विसर्जन हो रहा है जगह जगह पर, और इसी बीच ये खबर खगड़िया से सामने आई, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान ही 2 गुटों के बीच जमकर फायरिंग हुई और इस दौरान गोली लगने से एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मानसी थाना के रोहियार गांव की ये पूरी घटना है। वहीं जहानाबाद सदर प्रखंड के मांदल गांव के पास पुलिया के ध्वस्त हो गए हैं और सरथुआ शुकाराबाद रोड पर मांदल गांव के पास पईन पर पुलिया बनाया जा रहा था। एक दिन पहले ही ढलाई की गई थी, लेकिन आज सुबह पुलिया के ऊपरी हिस्से की ढलाई धंस जाने की वजह से गांव के लोगों का कहना है कि घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल की वजह से पुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। और बेगूसराय से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। नाच गाना के दौरान चली गोली और इसके बाद मणिकपुर गांव में ये पूरी घटना घटी है और एक युवक को गोली लगी। सरस्वती पूजा के दौरान ये नाच गाने का आयोजन किया गया था। तो ये बड़ी खबर आपको बेगूसराय से बता रहे हैं, जहां नाच गाने के दौरान एक युवक को गोली लगी है। दरअसल सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम इस वक्त जगह जगह चल रहा है। लोग नाच गान कर माता को विदाई तो दे ही रहे हैं, लेकिन इसी बीच ये घटना घट गई है। आपको बता रहे हैं, जहां नाच गाना के दौरान गोलियां चली। गढ़पुरा थाना के मणिकपुर गांव की ये पूरी घटना है। और भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर का आज सुबह ही निधन हो गया। लता मंगेशकर ने 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। लता मंगेशकर भारत की वो हस्ती है जिन्हें युगों युगों तक लोग याद रखेंगे, उनके गीतों को गुनगुनाते रहेंगे। नहीं रही सुरों की लता, संगीत के युग का हुआ अवसान। जादुई आवाज अब नहीं सुनाई देगी। नाम गुंजाएगा
लता के बिना संगीत की महफिल कैसे सजेगी। मेरे आवाज़ ही पहचान है, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, तेरे राह चलते चलते तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए। अपनी मखमली आवाज से 7 दशकों तक लोगों के दिल पर राज करने वाली सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं है। अपनी दिलकश सुरों से तन मन को झंझट कर देने वाली लता मंगेशकर अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। ओ बसंती पवन पागल, ना जा रे ना जा, रुका कोई। दशकों फिल्मी दुनिया की गायकी में एक छत्र राज करने वाली लता मंगेशकर का जन्म 18 सितंबर 1929 को इंदौर के मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता दीनानाथ मंगेशकर से विरासत में मिले संगीत ने उनके मन में भी बचपन से ही गायक बनने की प्रेरणा डाल दी थी। हालांकि उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाएं। इसी बीच 1942 में पिता का देहांत हो गया। 13 साल की छोटी उम्र में परिवार के साथ साथ करियर की तलाश की, लेकिन लता तो संगीत के लिए ही बनी थी। लता मंगेशकर ने जब पार्श्व गायकी में कदम रखा तब नूरजहां, अमीर बाई, कर्नाटकी, शमशाद बेगम और राजकुमारी की तूती बोलती थी। ऐसे में लता के लिए ये राह आसान नहीं थी, लेकिन 1939 में फिल्म महल के गीतों की सफलता ने लता को सबसे आगे की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। फिल्म के गीत आएगा आने वाला ने लता को एक मुकाम पर पहुंचा दिया। ये फिल्म अत्यंत सफल रही और लता के साथ साथ मधुबाला के लिए भी बहुत शुभ साबित हुई। इसके बाद लता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर तो ये सिलसिला चल ही पड़ा। घर आया मेरा परदेसी, फिल्म आवारा, ये जिंदगी उसी की है, फिल्म अनारकली जैसे गीतों से लता ने गायकी को एक नया आयाम दिया। ज्योति कलश झलके हुए गुलाबी, लाल सुनहरे रंग दल बादल के, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। लता की गायकी में कितनी विविधता थी वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने गाए। लता मंगेशकर ने अपनी गायकी के लिए 1958, 1962, 1965, 1969, 1993 और 1994 में फिल्म फेयर पुरस्कार जीता, तो 1972, 1975 और 1990 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। फिल्मों में अप्रतिम योगदान के लिए 1989 में लता मंगेशकर को फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया, जबकि 2001 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। लता दीदी आज भी भले ही दुनिया को अलविदा कर चली, लेकिन उनकी आवाज इस कायनात के अंत तक गूंजती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त लता मंगेशकर के घर प्रभुकुंज उनका पार्थिव शरीर पहुंचाया जा रहा है, उसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे और वो उन तस्वीरों के जरिए आज लता दीदी को किस प्रकार पूरा देश याद कर रहा है। लोगों की भीड़ वहां पर एकत्रित है, हर कोई उनके अंतिम दर्शन के लिए वहां पर मौजूद है और
सभी निःशब्द हैं कि आखिर किस प्रकार स्वर कोकिला आज हम सभी को छोड़कर चली गई। ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए लोग वहां पर उपस्थित हैं। फूलों से सजी ये गाड़ी जिसमें लता दीदी का ये पार्थिव शरीर इस वक्त मौजूद है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लाइव और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देखिए किस प्रकार लता दीदी के पार्थिव शरीर को अब उनके घर प्रभु कुंज तक ले जाया जाएगा और कुछ ही देर में और इस वक्त ये तस्वीर आप देख रहे हैं उनके घर से प्रभु कुंज से सीधे शिवाजी पार्क जहां उनकी अंत्येष्टि के कार्यक्रम को रखा गया है वहां उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई के ब्रीच कैंटी अस्पताल में लता मंगेशकर ने अंतिम सांस ली। करीब 5 दशक तक इन्होंने हिंदी फिल्म जगत और संगीत के प्रति अपनी पूरी जीवन यात्रा में इन्होंने कई गाने गाए। 36 से ज़्यादा भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने इनके द्वारा गाए गए और आज उन्हीं गानों को छोड़कर लता दीदी का ये पार्थिव शरीर अब अंत्येष्टि कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई दिग्गज हस्तियां उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंची, चाहे वो फिल्म जगत से के हों या राजनीतिक जगत के हों या फिर हम क्रिकेट की ही क्यों ना बात कर लें। लता मंगेशकर का क्रिकेट से भी खास लगाव रहा और कई दफ़े सोशल मीडिया पर सामने आकर लता मंगेशकर लोगों से हमेशा जुड़ती रही अपने गानों के ज़रिए, अपनी बातों के ज़रिए। ना सिर्फ अपने गानों के ज़रिए बल्कि उनका स्वभाव ऐसा था कि हर कोई उनकी ओर खींचा चलाता था। ये तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, सीधे लाइव देखिए किस प्रकार उनके अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कई दिग्गज हस्तियां वहां पर मौजूद हैं। आम से लेकर खास लोग तक मौजूद हैं। खुद देश के प्रधानमंत्री भी अब से कुछ ही वक्त में वहां पर पहुंचेंगी और अंतिम दर्शन के बाद उनके अंत्येष्टि कार्यक्रम को किया जाएगा। राजनेता और एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा भी लता मंगेशकर के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। यानी कि अलग अलग बॉलीवुड के अलग अलग दिग्गज नेताओं की बात करें, अभिनेताओं की बात करें, हर कोई आज उन्हें याद कर रहा है। बीजेपी सांसद और भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी ने भी लता दीदी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी लोगों ने आज लता दीदी को याद किया है। लता मंगेशकर के निधन पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी गहरा शोक व्यक्त किया। यानी कि हम अभिनेताओं की बात करें, नेताओं की बात करें, राजनीतिक गलियारों से बात करें, क्रिकेट से बात करें और संगीत के लिए तो संगीत जगत के लोगों के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति है, जिसकी तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। लता दीदी की ये अंतिम यात्रा है, यादों में हमेशा जिंदा रहेंगी लता दीदी। उनके कई ऐसे गाने हैं, उनके कई ऐसे अलग अलग भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं जिसे युगों युगों तक याद किया जाता रहेगा। लता जी का जादू, लता जी के संगीत का जादू या उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का असर ऐसा रहा कि तमाम बड़े लोग, चाहे ठाकरे परिवार हो हमारा महाराष्ट्र का, चाहे जय महाराष्ट्र के बाकी नेतागण हों, कार्यकर्तागण हों अलग अलग पार्टियों के, या हमारे भारत के प्रधानमंत्री अभी ये नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री, वो उन्होंने खुद उनको जन्मदिन की कई बार बधाइयाँ दी कि आज के दिन अमर रहें लता जी, लॉन्ग लिव लता जी। जब जब हमारे कान में ये शब्द गूंजेंगे कि ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, अपने स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पे कि ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए। जब लता दीदी की आवाज में ये बात चलती है तो मैं समझता हूं उस समय लता दीदी हमारे सामने ही खड़ी होंगी,
हम कलाकारों के लिए और भारत के कलाकारों के लिए नहीं, दुनिया के स्वर साधकों के लिए लता दीदी का जाना एक बहुत बड़ा क्षति है। देश की एक धरोहर थी, उनकी कमी जो है तो देश में कमी जो है छलकेगी। और इतनी बड़ी गायिका रही और कल ही सरस्वती माता का पूजा रहा और आज वो हम लोगों के बीच नहीं है, ऐसा खबर आ रहा है। हम अपनी पार्टी की ओर से संवेदना प्रकट करते हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक